Chapter number 7, Public Sector Enterprises. You have learned about various forms of business organizations which primarily relate to private enterprises. हमने ऐसे बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, वो बेसिकली मतलब प्राइमरीली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को ही बिलोंग करते हैं. Traditionally, business activities were left mainly to individual and private organizations, and the government was taking care of only the essential services such as railways. The government was only taking care of essential services such as railways, electricity supply, postal services, etc. But it was observed that private sector did not take interest in areas where the gestation period was long, investment was heavy, and the profit margin was low, such as machine building, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एक्सप्लोरेशन, एक्सेट्रा. अब पहले जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस थे ना, वो क्या बोलते हैं मतलब वैसे काम करते थे, इंडिविजुअल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के काम करते थे जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, और गवर्नमेंट सेक्टर वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या वैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती थी जैसे कि रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा. लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसा देखने को मिला कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस या प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऐसे बिजनेसेस नहीं ले रहे जिसमें कैपिटल ज़्यादा देना पड़े, प्रॉफिट कम मिले, और क्या बोलते हैं उसका शुरू होने का जो पीरियड होता है, जो उसका क्या बोलते हैं उसको एग्जिस्टेंस में लाने का, उसका फॉर्मेशन का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है. वैसे बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस शुरू नहीं करते थे. नॉट ओनली दैट, industries were also concentrated in some regions that had certain natural advantages like availability of raw materials, skilled labor, measures to market, nearness to market. Okay, availability of raw materials, skilled labor, nearness to market, etc. और जो इंडस्ट्रीज होती थी वो भी ये सारे जो जिसमें ये सब होता था, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन लो होता था, जिसमें इन्वेस्टमेंट हैवी होता था और जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता था, वैसे काम भी इंडस्ट्रीज नहीं लेती थी. और वो ऐसे काम लेती थी जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो, बहुत इजीली रॉ मटेरियल्स को मिल जाते हो, जो लेबर हो, जो मैन पावर हो, बहुत स्किल्ड हो, एफिशिएंट हो, और जो उसका मार्केट हो, जो प्रोडक्ट का जो मार्केट हो वो उससे नज़दीक हो, वैसे सारे बिजनेस करती थी इंडस्ट्रीज भी. दिस लेड टू रीजनल इम्बैलेंसेस. इसकी वजह से जो इसकी वजह से इम्बैलेंसेस आए ना, क्योंकि जो ऐसे काम जिसमें जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट कम होता है, वैसे भी प्रोडक्ट्स, वैसे भी सर्विसेज को लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो लोग तो ये करते नहीं थे, इसलिए रीजनल इम्बैलेंस आ गया. Hence, the government while regulating the business activities of private enterprises went into for direct participation in business setup, public enterprise in area like coal industry, oil industry, machine building, steel manufacturing, finance and banking, insurance, etc. अब पहले जो गवर्नमेंट थी ना, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में पार्ट लेती थी, वो कोई ऐसा बिजनेस चलाती नहीं थी. लेकिन रीजनल इम्बैलेंस की वजह से गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट ने भी ये सारे बिजनेस शुरू कर दिए, ये सारी इंडस्ट्रीज शुरू कर दी. These units are not only owned by the central, state or local government, but also managed and controlled by them are termed as public sectors. ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट सिर्फ ओन नहीं करती, लेकिन वो मैनेज भी वो करती है, चलाती भी वही है, वैसे एंटरप्राइजेस को, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, वैसे बिजनेस को हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. In this chapter, you will learn about the various and characteristics, about the nature and characteristics of public enterprises and the forms of their organization. Meaning of public enterprises. As stated earlier, the business units owned, managed and controlled by the central, state or local government are termed as public sector enterprises or public enterprises. ये हमने अभी पढ़ा. These are also known as public sector undertakings. इसका दूसरा नाम है public sector undertakings. A public sector enterprise may be defined as any commercial or industrial undertaking owned and managed by the government with a view of maximum social welfare and uphold the public interest. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सिर्फ
अपना प्रॉफिट नहीं देखता प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरह, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसके वेलफेयर में काम करते हैं, उसके बेनिफिट में काम करते हैं, ना कि खुद के। पब्लिक एंटरप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर भी प्राइवेट एंटरप्राइज भी नेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज भी इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू एंटरप्राइज सेटअप बाय द गवर्नमेंट सच एज। हाँ, दूसरी एक एंटरप्राइज जो नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप करी है, वो है HMT, मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STC। मैंने पहले भी कहा था ना कि फुल फॉर्म याद रखना, तो बस कहीं में भी ये आ सकता है, ठीक है। अब 7.2 characteristics of public enterprises. Look at the nature of the public enterprises. Their basic characteristics can be summarized as follows. अब उसके characteristics के बारे में पढ़ेंगे। Government ownership and management. The public enterprises are owned and managed by the central or state government or by the local authority. इसका जो मैनेजमेंट है, ये ओनरशिप है, वो होते हैं लोकल, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में आइदर होली ओन द पब्लिक एंटरप्राइज और द ओनरशिप में पार्टली बी विद द गवर्नमेंट एंड पार्टली विद द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पब्लिक। अब ये जो पब्लिक सेक्टर PSE बोलूँगी, ठीक है, PSE, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलने में बहुत लंबा पड़ता है। तो ये जो PSE है, वो या तो पार्शियली गवर्नमेंट मतलब फुली गवर्नमेंट ओन करेगी, या तो पार्शियली गवर्नमेंट करेगी, और जो दूसरा आधा पार्ट होगा वो या तो पब्लिक करेगी या तो कोई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज करेगा, ठीक है। तो अगर और ऐसा हुआ पार्शियली, तो जो शेयर्स होंगे, जो परसेंट होंगे ओनरशिप के, वो गवर्नमेंट के ज़्यादा होंगे, जो दूसरी पार्टी होगी उसके कम होंगे। फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स। The public enterprises get their capital from government funds and the government has to make provisions for the capital in its budget. अब इसके जो ये सारा बिजनेस, ये एंटरप्राइज, ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए जो कैपिटल, जो फंड्स रिक्वायर होते हैं, वो गवर्नमेंट ही देती है, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, और इसके लिए गवर्नमेंट को उसके बजट में एक अलग रिजर्व रखना पड़ता है। फाइनेंस ये पढ़ लिया ना। पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। जैसे मैंने कहा, ये जो PSE है, जो मतलब वो होता है, वो गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट काम किसके लिए करते हैं, पब्लिक के लिए। तो ये जो है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन पब्लिक को सर्व करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उनके वेलफेयर में, उनके फेवर में काम करना होता है। Their major focus is on providing the service or commodity at reasonable prices. उनका मेजर फोकस वो होता है कि जो भी बेसिक नीड्स है लोगों की, वो रीजनेबल रेट्स में फुलफिल हो जाए। Take the case of Indian Oil Corporation or GAIL India Limited. They provide petroleum and gas at subsidized prices to the public. Public utility services. Public sector enterprises concentrate on providing public utility services like transport, electricity, telecommunication, etc. जो पब्लिक सेक्टर PSE होती है, वो ऐसे काम, मतलब ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो पब्लिक यूटिलिटी में ज़्यादा आते हैं, ना कि पर्सनल यूटिलिटी में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, हाँ, फिर और क्या हुआ, एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। Public enterprises are governed by public policies formulated by the government and are accountable to the legislation. Public enterprises are governed by public policy. हाँ, obviously public enterprises जो है वो public policies होगी, उसके डिपेंड पर, उसके प्रोविजंस के ऊपर से ही चलेगी। Excessive formalities. The government rules and regulations force the public enterprises to observe excessive formalities in their operations. These make the task of management very sensitive and cumbersome. Okay, तो ये excessive formalities मतलब जितने भी rules and regulations होते हैं, वो जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर, तो उसको कितना कंपलसरी वो फॉलो करना ही पड़ता है। तो अगर ये गवर्नमेंट ही चला रही है वो PSE, वो उसका ही बिजनेस, उसका ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट
एंड रेगुलेशंस तो मैंडेटरी है, फॉलो करने ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो इसका एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत क्या बोलते हैं सेंसिटिव हो जाता है, बहुत कम्बरसम हो जाता है। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ कम्बरसम बाय द वे, बट सेंसिटिव समझ लो इसको ना, गूगल कर लेना। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच का डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस क्या है। In the earlier lessons, you have studied about the various forms of business organization existing under private ownership or in a private sector. By private sector, we mean economic and social activities undertaken privately by a single individual or group of individuals. ये हमने already last lessons में पढ़ाई है। They prefer to do business in private sector basically to earn profit. तो private sector क्यों opt करता है, क्यों उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक से जब प्राइवेट के अंदर ज़्यादा पैसे हैं, वो प्राइवेट के अंदर हम ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। On the other hand, public sector refers to economic and social activities undertaken by public authorities. So this is different. You don't have to don't highlight this. You have, I mean, they have provided the exact table. You don't have to underline this. This is a theoretical way. This is a table way. Okay. The enterprise in public sector are set up with the main aim of protecting public interest. इसका main aim होता है कि profit कमाना. इसका main aim होता है कि public interest में काम करना, public के favor में. Profit earning comes next. उसके बाद जो भी profit मिलेगा वो ठीक है, लेकिन पहला जो प्रायोरिटी वो है पब्लिक वेलफेयर। Besides the difference in the objective, the enterprises in both these sectors also differ in many other aspects. In this section, let us know the differences between the enterprises of public sector and private sector. जैसे हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये बेसिस के पॉइंट होंगे, किसके बेस पर हम इन दोनों को इसके अंदर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये डिफरेंशिएशन है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है बेस और ऑब्जेक्टिव। तो प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। उसका मेन एम क्या होता है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, टू अर्न प्रॉफिट। ओके, और दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो उसका है सोशल वेलफेयर, मतलब पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट को। बैलेंस डेवलपमेंट, और ये याद रखने का, ये याद रखने का हो गया, ठीक है ना, ये सब चलेगा। ओनरशिप, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, इसका जो ओनरशिप होता है वो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, और इसका ओनरशिप इसका ओनरशिप किसके अंदर होता है, गवर्नमेंट के। मैनेजमेंट, मैनेज कौन करता है, ओनर या तो प्रोफेशनल मैनेजर्स जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ने हायर करे होते हैं, और पब्लिक सेक्टर में मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट ही करता है। कैपिटल रेज्ड बाय ओनर्स थ्रू लोन्स, प्राइवेट रिसोर्सेज एंड पब्लिक इश्यूज। इसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने फंड्स, अपना कैपिटल रेज करते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट फंड्स भी होते हैं, और कभी कभी थ्रू पब्लिक इश्यूज भी, कभी कभी नहीं, जनरली गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में फंड कहाँ से आता है, हमारे टैक्स पे करने से ना, तो वन एंड द सेम थिंग। एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेट्स इन ऑल एरियाज, ठीक है, ऑपरेट्स इन बेसिक and public utility sectors। ओके, समझे? ये जितना हाईलाइट किया ना, वो चीज़ ही सारे देखो, ये याद रखने का, और ये जो हाईलाइट किया है ना, ये याद रखने का। ये जो हाईलाइट नहीं किया ना, वो सब याद नहीं रखने का। ये बुक मतलब ऑब्जेक्टिव होता है,
इट्स ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमम प्रॉफिट, इट्स ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, वैसे करके खुद के सेंटेंस बनाना चाहिए और ये वर्ड ऐड कर देने का, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। 7.4 Forms of organization of public enterprises. There are three different forms of organization used for public sector enterprises in India. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के तीन फॉर्म्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन और एंड गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is primarily used for provisions of essential services such as railways, postal services, broadcasting, etc. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो एसेंशियल होती है, जो पब्लिक यूटिलिटी में ज़्यादा आती है, जैसे कि रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। Such organizations function under the overall control of a ministry of the government and are financed and controlled in the same way as any other government department. इसका पूरा कंट्रोल, फंक्शन, फंडिंग सब कुछ गवर्नमेंट करती है। This form is considered suitable for activities where the government desires to have control over them in view of the public interest. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग उन सर्विसेज के लिए सूटेबल है जहाँ पे गवर्नमेंट को उसका पूरा कंट्रोल चाहिए होता है, उसके अंदर कोई और एंटरप्राइज या कोई और सेक्टर इंटरफेयर करे तो उसको अच्छा ना लगे, मतलब उसको पूरा कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए होता है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एकदम सही फॉर्म है। ओके, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन refers to इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, refers to a corporate body created by the parliament or state legislature by special act which define its powers, functions and pattern of management। अब ये एक ऐसी बॉडी होती है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने एक स्पेशल एक्ट के बेसिस पर, उसके प्रोविजंस के बेसिस पर बनाई होती है, जो पावर्स, फंक्शंस और मैनेजमेंट का पैटर्न डिसाइड करता है, एक्ट जो होता है। Statutory corporation also known as public corporation. Its capital is wholly provided by the government as usual. उसका पूरा capital government provide करती है। Examples of such organizations are Life Insurance Corporation of India, State Trading Corporation, etc. Government company refers to the company in which 51% or more of the paid up capital is held by the government। मैंने बताया था ना कि अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी अगर पब्लिक सेक्टर पीएससी के अंदर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इंक्लूडेड है या मर्ज है तो उसका जो हाईएस्ट शेयर होगा ना, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट ही होल्ड कर रही होगी, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% या 51% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है उसको कहेंगे हम गवर्नमेंट कंपनी। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इज फुल्ली गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मोस्ट बिजनेस यूनिट्स ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉल इन दिस कैटेगरी। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस का फ्लो चार्ट दिया है, एग्जांपल के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्जांपल है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्सेट्रा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। 7.5 Departmental undertakings. Departmental undertakings are the oldest among the public enterprises. A departmental undertaking is organized and managed and financed by the government. It is controlled by a specific department of the government. Each such department is headed by a minister. All policy matters and other important decisions are taken by the controlling ministry. The parliament lays down the general policy for such undertakings. इजी पॉइंट से सोने को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फीचर्स बनाएंगे। 7.5.1 फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स।
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर्स क्या है? The main features of departmental undertakings are as follows. It is established by the government and its overall control rests with the minister. उसका एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसका जो ओवरऑल कंट्रोल होता है, उसको चला, उसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है वो जो उसका मिनिस्टर अपॉइंट किया होता है वो करता है। जैसे फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे के लिए रेलवे मिनिस्टर, वैसे मिनिस्टर अपॉइंट किया तो वो सब कंट्रोल करता है। फिर एस्टेब्लिश गवर्नमेंट करती है, जो रेस्ट रह गया, जो बाकी रह गया वो सब मिनिस्टर करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स मैनेज लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट का पार्ट है और दूसरे जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वैसे भी ये होता है। इट इज़ फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट फंड्स। इसका फाइनेंस जो आता है वो गवर्नमेंट फंड्स के थ्रू आता है। इट इज़ सब्जेक्ट टू बजटरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। इसका बजट होना, इसका अकाउंटिंग होना और इसका ऑडिट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स पॉलिसी इज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। इसका पॉलिसी भी गवर्नमेंट बनाती है और उसका अकाउंटेबल लेजिस्लेचर के पास होता है। ठीक है, मतलब वो लेजिस्लेचर से अकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट 7.5.2 merits of departmental undertakings. The following are the merits of departmental undertakings. Fulfillment of social objectives. The government has total control over these undertakings. As such, it can fulfill its social and economic objectives. अब जो गवर्नमेंट है उसके पास सारे कंट्रोल होते हैं ये डिपार्टमेंट के, इसलिए वो जितने भी सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो इजीली फुलफिल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस इन फार ऑफ प्लेसेस, broadcasting and telecasting programs which may lead to the social, economic and intellectual development of the people and other social objectives that the departmental undertakings try to fulfill. मतलब ये उसका कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो गवर्नमेंट जो चाहे वैसा कर सकती है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब लोगों को अच्छा पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या लोगों को नेगेटिव वे में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. Questions may be asked about the working of departmental undertaking in the parliament and the concerned minister has to satisfy the public with his replies. Responsible to legislature, accountable to legislature, उसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को या मिनिस्ट्री को क्वेश्चंस करे जाएंगे कि आपका काम कैसा चल रहा है, या कोई गड़बड़ी हो तो ये पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सब तो आपके अंडर था, आपके कंट्रोल में था, तो वो सब पूछा जाएगा। As such, they cannot take any step which harm the interest of. इसीलिए वो ऐसा कोई भी मिनिस्ट्री ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठा सकती जिसकी जो स्टेप पब्लिक के फेवर में ना हो। I mean, ऐसा स्टेप वो नहीं उठा सकती जो पब्लिक के अगेंस्ट में हो। ठीक है, These undertakings are responsible to the public through the parliament. Control over economic activities. It helps the government to exercise and control over the specialized economic activities and can act as instrumental of making. ये सब गवर्नमेंट के हाथ में, तो इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कंट्रोल कर सकती है। वो चाहे तो वैसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बना सकती है या चेंज कर सकती है। Contribution to government revenue. The surplus, if any of the departmental undertakings belong to the government, this leads to increase in government income. Similarly, there is deficiencies to be met by the government. अगर अंडरटेकिंग के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया पब्लिक वेलफेयर के अलावा भी, तो वो सब जाएगा गवर्नमेंट के पास, उससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, और अगर कुछ लॉस हो गया तो वो भी गवर्नमेंट ही भुगतेगी। Little scope for misuse of funds. Since such undertakings are subject to budgetary, accounting and audit control, the possibilities of misuse of the funds is considerably reduced. जैसे कि हमको पता है कि ये पूरे उसके एनुअली इसको रिपोर्ट देना पड़ता है, ऑडिट देना ही पड़ेगा मिनिस्टर को, तो उसको कोई भी गफला करने का चांस नहीं होता, वो बहुत कम होता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ऑडिट प्रेजेंट करना होता है। Limitations of departmental undertakings. Departmental undertakings suffer from the following limitations. The influence of bureaucracy. On account of government control, a departmental undertaking suffers from all the year's bureaucratic functioning. For instance, government permission is required. हाँ, मतलब ब्यूरोक्रेसी बहुत चलता है, क्योंकि जो भी काम करना होता है वो हमें गवर्नमेंट की परमिशन के साथ
साथ साथ ही करना था। अगर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली या गवर्नमेंट अग्री नहीं हुई तो हम वो काम या वो चेंज नहीं ला सकते उस चीज़ में। फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्सपेंस। हमें कोई भी नया एक्सपेंडिचर कोई भी नया एक्सपेंस करना तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। Observance of government decisions regarding appointment and promotion of the employees and so on. अब जो गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर हमें ऑब्जर्वेंस रखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। मतलब जो मिनिस्टर होते हैं ना वो हम है, ठीक है, तो जा नहीं सकते अगर रिगार्डिंग मतलब डिसीजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। Because of these reasons, important decisions get delayed. Employees cannot be given instant promotion or punishment. हाँ, इसकी क्योंकि हर बात हमें गवर्नमेंट को पूछना पड़ता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने हो इसके रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्रमोशन वो भी हमें गवर्नमेंट को पूछ के लेने पड़ते हैं, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को पूछना उसका जवाब आने में बहुत देर लगती है। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको लेने में डिले हो जाता है। और अगर किसी को रिवॉर्ड देना अच्छे काम के लिए, कोई एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना हो, प्रमोशन करना हो, या फिर उसने कुछ गलत किया तो उसके लिए उसको पनिश करना हो, उसके लिए भी बहुत डिले हो जाता है। On account of these reasons, some difficulties come in the way of working of departmental undertakings. Excessive parliamentary control. On account of the parliamentary control, difficulties come in the way of day-to-day administration. This is also because questions are repeatedly asked in the parliament about the working of the पार्लियामेंट्री कंट्रोल बहुत होता है ना मिनिस्ट्री के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लो, रेलवे मिनिस्ट्री ले लो, तो उसको जब पार्लियामेंट के मतलब बैठक होगी तब उसको क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्यों हुआ, ये कब होगा, वॉट एवर जो भी होगा, मतलब जैसे भी क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हमेशा पूछ तो माथा चढ़ जाएगा ना किसी का भी। तो ये भी एक लिमिटेशन है। Lack of professional expertise. The administrative officers who manage the affairs of the departmental undertakings do not generally have the business experience as well as expertise. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता है या फिर मिनिस्टर होता है, जनरली ऐसा हो सकता है कि उसके पास उस चीज़ का डिपार्टमेंट का नॉलेज ना हो, या फिर उसको बिजनेस नॉलेज ना हो, या फिर उसके अंदर उसको एक्सपर्टाइज ना हो, कुछ भी हो सकता है ना। Hence, these undertakings are not managed in a professional manner and suffer from deficiency leading to excessive drainage of public funds. इसके लिए ये डिपार्टमेंट प्रोफेशनल वे में सही तरीके से नहीं चल पाता, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है और एक्सेसिव फंड्स का लॉस होता है जो पब्लिक फंड्स में से ही रेज हुए होते हैं, क्योंकि हम ही पैसे देते हैं, हमारे टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे ये सब काम करने के लिए। इससे पब्लिक फंड्स का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है, सारे पैसे गटर में चले जाते हैं। ड्रेनेज देखा ना, उसका मतलब वही होता है, ड्रेन, गटर। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. Flexibility is necessary for a successful business so that the demand of the changing times may be fulfilled. But departmental undertakings lack flexibility because its policies cannot be changed instantly. हाँ, जब भी हमें जल्दी डिसीजन या कोई चेंजेस लाने होते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो गवर्नमेंट कितना डिले करेगी जवाब देने या डिसीजन लेने में, उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसे इंस्टेंटली हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट और विदाउट अग्रीनेस ऑफ गवर्नमेंट ना, नॉट कंसेंट। इनएफिशिएंट फंक्शनिंग. Such organizations suffer from inefficiency on account of incompetent staff and lack of adequate incentives to improve executive organization. अभी inefficient functioning मतलब ऐसे भी लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं, काम करने लगते हैं जो एफिशिएंट नहीं होते, सही तरीके से काम नहीं कर पाते, और उसकी वजह से क्या होता है, हाँ, और सही उनको एफिशिएंटली ट्रेन करने के लिए भी बहुत देर लगती है, क्योंकि क्या बोलते हैं उनको लाइक ऑफ, क्योंकि उतने इंसेंटिव्स मतलब उतने एम्प्लॉयज़ के फेवर में बेनिफिट्स भी नहीं होते ना, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता लेकिन उसके अलावा बोनस, ट्रेनिंग, फिर बहुत कुछ होता है जिसको हम कहते हैं इंसेंटिव, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या फिर नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी नहीं होते, और अगर होते हैं या लाना चाहते हैं तो उसको भी बहुत देर लगती है, क्योंकि जो डिसीजन लेगी वो तो लेगी अपनी गवर्नमेंट है ना, तो उसके लिए भी इनएफिशिएंट फंक्शनिंग होता है। It may be noted that departmental form of organization for public enterprises is on its way to oblivion. Most undertakings such as those providing telephone and electricity services are now being converted into government companies. ऐसे प्राइवेट सेक्टर
मेरिट्स क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, fulfillment of social objectives, limitation है the influence of bureaucracy, फिर merit of responsibility to the public, तो excessive parliamentary control, merit में control over economic activities, lack of professional expertise, contribution to government revenue, lack of flexibility, detailed scope of misuse of funds, inefficient functioning. Okay.